हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपका। आज हम लोग मौसमी संकट और आपदाएं शीर्षक के अंतर्गत अगला टॉपिक हिमवृष्टि, हिमपात या ओलावृष्टि या तो फिर हिल स्टोन जिसे कहते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हिमवृष्टि के कुछ लक्षण, कारण, प्रभाव और क्षेत्र के कहाँ कहाँ होने का चांस रहता है। तो हिमवृष्टि पृथ्वी, जैसा कि देख रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर अधिक मात्रा में हिमकण के बिना पिघले गिरने को हिमवृष्टि या बर्फ गिरना कहा जाता है, जिसे हिल स्टोन भी कहते हैं। कहने का मतलब है वर्षा जब अधिक संघनन के कारण ठोस रूप धारण कर लेती है और वह वैसे ही बिना पिघले हुए भूमि पर वर्षा के रूप में या तो पत्थर के रूप में गिरना प्रारंभ कर देती है, तो ऐसे समय गिरने वाले बर्फ को हिल स्टोन कहते हैं। आगे देखते हैं, यह उस समय होता है जब हिमांक स्तर धरातलीय सतह से 300 मीटर से अधिक ऊपर ना हो। तो दोस्तों, मैंने जो भी नोट किया हूँ वो सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से किया हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लिखने की कोशिश हमने नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस को कवर करना पड़ता है। तो मैंने पूरा सिलेबस को देखते हुए नोट को कुछ शॉर्ट ढंग से नोट करने की कोशिश किया हूँ, जो हमारे लिए टाइम को बचत करने में भूमिका निभाएगी। तो इसी अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। ये सामान्यतः ठंडी मौसम में होता है, लेकिन दोस्तों आजकल देखा जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी घटनाएं, बर्फबारी का, हिल स्टोन की घटना बेमौसम भी कभी कभार दिखाई देती है। जैसे कि अप्रैल मई के महीनों में भी या कभी कभी आंधी तूफान के रूप में बरस पड़ती है और भारी जान माल की हानि पहुंचाती है। तो देखते हैं आगे। एक बड़ा हिल स्टोन का जो व्यास अर्थात इसका जो आकार होता है, साइज, वह 6 सेंटीमीटर अर्थात 2.1 इंच का होता है। इसका जो प्रभावित क्षेत्र है, ज़्यादा जहाँ होने के चांस है, गिरने का चांस है, वह यह सामान्यतः मध्य अक्षांश क्षेत्रों में होती है। मध्य अक्षांश क्षेत्र कहने का मतलब है ये जो ग्लोब है, ग्लोब का निम्न अक्षांश 0 डिग्री को बोला जाता है, लेकिन इसके जस्ट आगे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का जो भाग होता है उसे हम लोग मध्य अक्षांश से भाग बोलते हैं। तो कहने का मतलब है यह हिमवृष्टि जो होती है वो ज़्यादातर मध्य अक्षांश या भागों में अर्थात 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। हिल स्टोन 15 सेमी अर्थात 6 इंच तक बढ़ सकता है या 0.5 kg। वेट में अगर बात करें तो 0.5 kg या पाउंड में 1.1 पाउंड से अधिक वजन का हो सकता है। तो आकार में अगर देखा जाए तो 15 सेमी तक अर्थात 6 इंच तक, और वज़न में कह देखें तो 0.5 kg अर्थात 1.1 पाउंड तक का हो सकता है। 2 सेमी आकार से बड़े हिल स्टोन को नुकसानजनक माना जाता है। तो अगर यदि नुकसान की बात किया जाए तो कितने आकार के कितने बड़े साइज के ही पत्थर बरसेंगे कि वो हमारे लिए नुकसान हो, तो उसका जो आकार है वो 2 सेमी के आकार से बड़े आकार के जब पत्थर गिरते हैं, हिल स्टोन गिरते हैं, तो वो हानिकारक या नुकसानदेह माना जाता है। आगे देखते हैं। क्यूम्बोनिम्बस बादलों में ओला बनने की प्रक्रिया होती है, अर्थात यह जो बादल पत्थर वर्षा जो होती है वह इस क्यूम्बोनिम्बस बादल का एक लेयर है, परत है। इसी बादलों में इसके बनने का प्रोसेस होती है और यहीं पे यह बनती है। इसकी जो ऊंचाई होता है 11,000 फीट के ऊपर, अर्थात
किलोमीटर में कहें तो 3.35 किलोमीटर के ऊपर, या यहाँ पे हैं इसी बादलों में जल संघनन के कारण हिमांक के ऊपर जाकर जम जाती है और वह डायरेक्टली पत्थर के रूप में बरस पड़ती है। हवा का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने पर ओले की वृद्धि लुप्त हो जाती है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह गिरना कब बंद कर देता है, तो हवा का जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है तो ओला गिरना की जो गति होती है वह यह मात्रा होता है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। आगे देखते हैं सूखा के बारे में। सूखा भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, कुछ पॉइंट को देखते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सूखा है क्या? सूखा एक पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक की कमी की एक घटना है। अर्थात पानी की आपूर्ति के कहने का मतलब है कि जब एक लंबे समय तक किसी देश या प्रदेश विशेष में या क्षेत्र में वर्षा, प्राकृतिक वर्षा नहीं हो और वहाँ पानी की समस्या, संकट खड़ा हो जाए, तो वैसे क्षेत्र को या वैसे समय काल को सूखा काल कहा जाता है। इससे आगे देखते हैं, इससे पारिस्थितिक तंत्र तथा कृषि पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक बात है दोस्तों, अगर यदि किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में लंबे समय तक वर्षा न हो, या कहे तो हमारा देश एक मानसूनी प्रदेश है, और ऐसे में अगर मानसूनी वर्षा अपने समय पर न हो तो हम उस समय या वह काल हमारे लिए सूखा के जैसा ही समझा जाता है या माना जाता है। आगे देखते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। स्वाभाविक बात है, हमारा जो भारत कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में अगर किसी साल वर्षा न हो अपने नियत समय पे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान तो होगा ही होगा, साथ साथ हमारे विकास की गति भी कम हो जाती है। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वनाग्नि की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर यदि वर्षा न हो तो इन वनों में, अर्थात उष्णकटिबंधीय वनों में गर्मी के कारण, तो कहते ग्लोबल वार्मिंग के कारण आए दिन वनाग्नि या वनों में आग लगने की घटना देते रहती है। तो स्वाभाविक बात है, अगर किसी साल लंबे समय तक किसी प्रदेश में, किसी भूभाग में पर जहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं वहाँ पे वर्षा न हो तो आग लगने की चांसेस बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, दुनिया में जलवायु की आवृत्ति जन्य कारक परिघटना मानी जाती है। अर्थात सूखा दुनिया में जलवायु की आवृत्ति जन्य कारक परिघटना मानी जाती है। कहने का मतलब है, जैसा कि हमने अभी बता रहा था कि हर वर्ष वर्षा का एक टाइम होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में। अगर यदि वो एक हर साल एक साइकिल आवृत्ति कहें तो एक साइकिल के हिसाब से, चक्र के हिसाब से वह हमेशा होते रहता है, लेकिन किसी कारणवश किसी कारण काल में वर्षा, बरसात के मौसम में या वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में नहीं हो पाती है, तो उस समय जो घटना जन्म लेती है उसे ही हम लोग सूखा के रूप में जानते हैं या समझा जाता है। अगला पॉइंट है, ला नीना तथा एल नीनो से मुख्यतः निर्देशित होती है। ला नीना और एल नीनो यह दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कहे तो जल एटमॉस्फेरिक घटक हैं। तो कहें जलवायुविक परिघटना एक है जो वैश्विक स्तर पर वर्षा को प्रभावित करती है, या कहे तो गर्मी वर्षा ऋतु को नियंत्रित करने में या तो उसे प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाती है। जैसा कि एल नीनो और ला नीना के बारे में हम लोग जानते हैं कि एल नीनो
दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू धारा जहाँ कहते हैं वहाँ से उत्पन्न होकर यह उसके दक्षिणी भाग से अर्थात विषुवत रेखा की तरफ से धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिंद महासागर तक पहुँचती है धारा के रूप में, और वह दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में अर्थात प्रशांत महासागर में आकर हिंद महासागर प्रशांत महासागर भी कह सकते हैं कि क्षेत्र में लानिना को जन्म देती है। ये दोनों परिघटना सूखा के लिए काफ़ी जिम्मेवार माने जाते हैं। अब तक का अगला पॉइंट, अब तक का सबसे लंबा सूखा चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का ही एक तटवर्ती देश है जो कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी सिरे पे अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। वहाँ पे अटाकामा एक रेगिस्तान का नाम है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। वहाँ पे सबसे बड़ा सूखा देखा गया था। धन्यवाद।